सोच करके रखा था। देखिए हम लोग तो भाई जिस उम्र में है उस उम्र से आपकी है, लेकिन मैंने युवा शक्ति को अब की बात जोड़ने का और ये प्रयास किया कि युवा शक्ति को ही सब कुछ करना है, लेकिन उसको मार्गदर्शन की जरूरत है, लड़ाई वही लड़ेगी। और आज थोड़े ही बच्चों से ये हुआ कि भाई ये कंप्लेन की भी एक सीमा है और हम लोगों को ये, लेकिन वैचारिक स्तर पर अगर 4 और 5 आदमी ही अगर आपको प्रतिबद्ध मिल जाते हैं तो 5 ही से शुरू किया था गौतम बुद्ध ने। अपने जब ज्ञान प्राप्त किया, सुनने पर सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, जब ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद वो अपने 5 साथियों से जाकर के उन्होंने कहा, समझाया, बातें रखी। देखिए अब हमें उन बातों को लेकर के नहीं चलना है। बहुत सारी चीजें अपने समय में सभी की अपनी सार्थकता होती है। हमने बहुत कुछ ये करके अब हमारे सामने संघर्ष है। संघर्ष किस बात क्या है? अब सामने समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए आपकी सामर्थ्य। आप कहते हैं पिछड़ा वर्ग इतना % है, दलित इतना है, अल्पसंख्यक इतना है, जोड़े घटाए तो बहुत ज्यादा होता है बैंक, लेकिन उसको क्या गया, कहां आपकी सामर्थ्य रह जाती है। तो अब हम लोगों को सबसे बड़ी चीज की बहुत बड़ी लकीर खींचने की आदत डालिए, बहुत बड़ी लकीर खींचने की, कि सामने वाला आपके सामने छोटा पड़ जाए। सामने वाले को जब तक आप लकीर से नहीं परास्त करेंगे, नारों से नहीं परास्त करेंगे, उसके आदर्शों पर जब तक चोट नहीं करेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप इतने, और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान क्या है वहां कुछ समझ में नहीं आता। भोजपुरी में एक कहावत है, नैहरवा में मैं चतुर सयानी, ससुरवा में मोर अकल हैरानी। विधानसभा में तो आप अच्छा खेल खेल लेते हैं, लोकसभा में आकर अकल ही गुम हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर की बात और राष्ट्रीय समस्या का समाधान आपके सामने आ ही नहीं पाता। लेकिन हमारे बहुत पुराने लीडर्स कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो केवल और केवल केंद्र की राजनीति ही किया था, ठीक है, अपना बॉम्बे से शुरू करके किए थे, लेकिन रहे और सफल रहे, मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर तमाम सब हमारे नेतागण रहे हैं। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें 24 का जवाब देना है कि नहीं देना है। तो इसके लिए हमने देखिए, हमने बहुत सोच समझ करके हमने डॉक्टर साहब से भी वादा किया था कि 3-4 साल का समय थोड़ा सा हमको समय दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा। और ये है, अब देखिए, जिस अपने सोच विचार के बाद हमने बहुत सी चीजें अपने से तय किया। पहली चीज, जो आपके सामने जो घटित होता है उसको ध्यान में रखिए। देखिए अब महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत से आ चुकी है। मैं रेलिवेंट चीज जो आज जरूरी है, याद करिए स्वतंत्रता का आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, बहुत भारत के लोग उस पर झूम जाते थे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। चलिए साहब, स्वतंत्रता मिल गई, उन्हीं के प्रश्न से हम उठाते हैं। देखिए जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप कहां से उसका जवाब दे पाएंगे, उसका प्रत्युत्तर क्या होगा। 1880-81 में उन्होंने 2 अखबार निकाले, मराठा और केसरी, एक मराठी भाषा में था, एक अंग्रेजी में था, और उन्हें उसी में ये नारा। महात्मा फुले 1848 1 जनवरी 1848 से सार्वजनिक जीवन में आए, और आप जोड़िए कि 1880 में अच्छा खासा उन्होंने काम कर लिया था। तो यहाँ पर जो हम वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम न प्ले करें कि आप बहुत प्ले। देखिए हम यहाँ से आप युवकों को लेकर के चलना चाहते हैं कि अब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस देश के 90% लोगों के लिए, जनसंख्या के लिए, पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक समता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बोलिए फिर से, सामाजिक न्याय और सामाजिक समता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये जब तक हमारे युवक इस बात को लेकर प्रतिबद्ध नहीं होंगे, आप बहुत है संख्या में,
अपनी बात को दमदारी से रखने की आदत डालिए और डंडे की चोट पर कहिए, तिलमिला कर रह जाएंगे। आप मौका दे देते हैं उधर। और दूसरी बात, हम लोगों के सामने अब हम बहुत सारी चीजों को उधर के नहीं, लेकिन अब दूसरा हम लेकर के चल रहे हैं। अब हमारे सामने आदर्श क्या होगा, हम कौन सी बात कहेंगे, नया भारत किसके आधार पर बनाएंगे। हमें जो भारत की, नए भारत की कल्पना हमारे लिए है, उसमें हम जब तक महात्मा फुले को, जब तक डॉक्टर अंबेडकर को और जब तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के एक माला में लेकर के नहीं चलते हैं, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और यही हमारी नीति होनी चाहिए। तो एक बात जरा साहब ये बोलिए ना, फुले, अंबेडकर और कलाम, फुले, अंबेडकर और कलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। फिर से बच्चों को, फुले, अंबेडकर और कलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देखो ये चिंगारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगी, पूरे भारतवर्ष में जाएगी। आप लेकर के चलिए। महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर को लगभग लोग जान गए। महात्मा फुले सामाजिक न्याय के प्रतिरूप हैं, उन्होंने ही सामाजिक न्याय की कल्पना की थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने हमको उसको स्वीकार करते हुए संविधान दिया। संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय की बात लिखी है। हम लोगों को उसको प्राप्त करने में बहुत समय लग गया, कुछ आंशिक रूप में, और आज भी हम लोगों को ये मिला नहीं है। अभी ये डबल इंजन की सरकारें आपके सामाजिक न्याय और सामाजिक समता पर डाका डाल रही है ना, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब महात्मा ज्योतिबा फुले अपने समय में अखबार निकाल करके उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, आज तो हम लोग बहुत आगे हैं। हम अपनी शक्ति को संयोजित करें और उनका मुंहतोड़ जवाब देने की बात रखें, तब हम उसका विकल्प दे सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत है पहले सामाजिक आंदोलन की, राजनीतिक आंदोलन बाद में। अभी हम राजनीति पर नहीं, जब तक सामाजिक रूप से आप प्रबुद्ध नहीं होंगे, जब तक लड़ाई आपके सामने क्लियर नहीं होगी, और ये लोग इसी तरह से 5 किलो अनाज और 6000 रुपया दे करके आपको गुमराह करके ले चले। आपका नारा क्या होना चाहिए? आपका नारा होना चाहिए बच्चों का सस्ती शिक्षा, सस्ता सामान, सस्ती शिक्षा, सस्ता सामान, ना, सस्ता परिवहन और सस्ता निदान। ये सारी बात, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। जरा सड़कों पर नारा लगा कर इसमें सबको सम्मिलित कर ले। क्या आप समझते हैं इस देश की भ्रष्टाचार इस देश की समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वीकार करते हैं कि इस देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह से चाट रहा है, लेकिन कभी ये राजनीतिक सवाल नहीं बनता। अब तो बनाना होगा। आखिर भ्रष्टाचार का शिकार सबसे अधिक कौन होता है? युवा वर्ग होता है। सबसे अधिक युवा वर्ग होता है, वही चला जाता है, वही लाचार होता है। युवक चूंकि 20 खंडों में बढ़ जाता है। हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम युवा वर्ग को, उसमें जाति और वर्ग की बात नहीं करें। अब हम सीधे सीधे उस वर्ग को, वह भी एक युवा एक वर्ग है, 18 से 45 तक के, हम उसको में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में जरा हृदय को विशाल करना पड़ता है, और थोड़ा धर्म के मानवीय में थोड़ा लिबरल बनिए। लिबरल ना, गौतम बुद्ध ने भी धर्म बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर ने भी धर्म किया। हमारे यहाँ बहुत से धर्म है, पारसी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू धर्म है, ये उसमें बहुत से लिबरल भी हैं। बहुत से आंदोलन हुआ, महात्मा फुले ने स्वधर्म सुधार आंदोलन किया। आपको छूटा है भाई, आप जब तक उस आंदोलन को नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए 1873 में महात्मा फुले ने 24 सितंबर को सत्यशोधक समाज बनाया। सत्यशोधक समाज पिछड़ों, दलितों ने जो लाचार थे उनके लिए था। एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव डाली, क्रांति, सामाजिक क्रांति की नींव डाली। और हुआ अगले साल 1873 में वो अध्यक्ष बने और कोषाध्यक्ष। अगले साल उन्होंने एक दबंग, बहुत सशक्त, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर विश्राम राम जी घोले, जो एक संभ्रांत यादव परिवार से आए थे और डॉक्टर हुए थे पहली बार MBBS वाली स्टाइल, उनकी रुचि भी थी बहुत। उनको अगले साल बनाया 1874 में सत्यशोधक समाज का अध्यक्ष, और काफी अच्छा था।
पिछड़े उसमें उनके साथ आंदोलन में वो किसी एक जात की बात नहीं करते थे। महात्मा फुले जातियों का संगठन वर्ग बना करके चलते थे। और देखिए वो तीसरे प्रकरण में हुआ 1848 में जब उन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी 1 जनवरी 1848 को, तो 6 लड़कियों से शुरू किया था। लेकिन उसमें पहला, ध्यान दीजिए, पहले मैं कह रहा हूं उसका कुछ मतलब भी है, ये पहला सहयोग आर्थिक और घर भी दिया। एक ब्राह्मण ने आर्थिक सहयोग भी दिया, अपना घर भी दिया कि ठीक है करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बाधा आई, कुछ समय बाद उसको घर से निकालना पड़ा, लोगों को स्कूल बंद हुआ। फिर 1851 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1852 में महात्मा फुले ने पिछड़ों के लिए वाचनालय पढ़ने की लाइब्रेरी, जिसको हम लोग वाचनालय शुरू किया। और शिवाजी के लिए पवाड़ा लिखा मैंने, उनकी प्रशंसा का। और सयाजीराव गायकवाड़ के लिए, वो क्या जानते थे कि मेरे जाने के बाद कोई एक दलित लड़का आएगा जो हमारे ही मूवमेंट से प्रेरणा ग्रहण करके, जिस राजा को मैं सिखा रहा हूं कि दलितों के लिए, उनके लिए रास्ता बनाना, तुम राजा हो, नए नए बने हो, ये क्यों इस तरह की बातें करते हो, उनकी पढ़ाई और लिखाई की व्यवस्था करना। सयाजीराव गायकवाड़ ने सब किया। वो मूवमेंट की देन है, सत्य शोधक समाज की देन है डॉक्टर अंबेडकर। ये पहले जानिए, आंदोलन वह उस समय तक तीसरे मूवमेंट में, तीसरे प्रकरण में, डॉक्टर तीसरे चरण में महात्मा फुले का जो पहला चरण हुआ उसमें ब्राह्मणों ने साथ दिया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ब्राह्मण जाति और ब्राह्मणवाद में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ होनी चाहिए, ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं। एकदम तक क्लियर रहिए। इसमें बहुत से हमारे राजनेता धार्मिक जिसे गलत खा जाते हैं, तो उनका यह हुआ। दूसरे स्तर पर दलित को उन्होंने जोड़ा शिक्षा के लिए। तीसरे चरण में पिछड़ों को जोड़ा। सत्य शोधक समाज से यादव आए, स्वर्णकार आए। देखिए ये भी सारा पैसा, उस समय तो स्वर्णकारों के पास अच्छा खासा पैसा होता था, पैसा दिया। आज भी कुनबी और माली, ये सभी पिछड़े वर्ग के नाई जो आप कह रहे हैं, नाइयों को उन्होंने क्रांतिकारी बनाया। नाई, प्रजापति सभी आए एक दूसरे को। और कितना कोई धर्मोपदेशक बना, कोई कलम पकड़ा तो जीवनी लेखक बना। महात्मा फुले की और डॉक्टर अंबेडकर की सबसे अच्छी जीवनी अंग्रेजी भाषा में जिसने लिखा है, धनंजय की, वो बढ़ई बिरादरी में पैदा हुए थे। देखिए जरा ध्यान दीजिए और यही समझिए कि पढ़े लिखे आदमी के क्या महत्व होता है। वो क्या था, उसको जब तक यह पढ़े लिखे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, कलम की पूजा नहीं करना सीखेंगे, उसको तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। धनंजय की बढ़ई परिवार में पैदा हुए थे और पूना नगर पालिका में बाबू थे, लेकिन उस आदमी को पढ़ने का बहुत शौक था। वॉलंटरी रिटायरमेंट किया और बायोग्राफी लिखने का, माने जीवनी लिखने का उनको बहुत शौक था। महात्मा फुले से उन्होंने शुरू किया। तब तक मराठी भाषा में ही महात्मा फुले पर जीवनी लिखी गई थी, इसलिए मराठी के लोग मराठी, अंग्रेजी भाषा में जब पहली बार उन्होंने लिखा 1964 में महात्मा फुले की बायोग्राफी, महात्मा फुले फादर ऑफ आवर टाइम्स, तो ये पता है कि मैंने महाराष्ट्र के ओरिजिनल। लेकिन जब उस अंग्रेजी किताब का जब विदेशों में और यहाँ भारत में स्वागत हुआ, तो दूसरा संस्करण 1874 में उस व्यक्ति ने निकाला और कहा नहीं, मैं तो सोचता था कि शायद महाराष्ट्र तक ही सीमित है, ये तो ऑल इंडिया के महत्व के हैं। इसलिए उस किताब का शीर्षक बदला, महात्मा फुले फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। देखिए ये उस व्यक्ति है। अब उस पुस्तक को जब मैं जब चला, भाई बहुत से आदमी, ये बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, नहीं यहाँ मिला, न सेंट्रल लाइब्रेरी में, कहीं नहीं, तुमने बम्बई से फिर मंगवाया, साहित्य वहां से हमको एक एक करके मंगा, लेकिन हमने अपना सतत अध्ययन जारी रखा। ये सारी चीज सत्य शोधक समाज से लेकर आ गए। तो देखिए आपको अब करना क्या है, सड़क पर आना है, युवकों के माध्यम से। युवा नेतृत्व करेगा, लेकिन मार्गदर्शन उसको हम लोग देंगे ना। वो कच्चा खिलाड़ी होगा, उसको जब तक हम लोग सुलझे हुए लोग उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो गलत दिशा में मोड़ सकता है। अब आइए हम यह क्यों कर रहे हैं, किस धारा पर ले जाते हैं, क्योंकि हम पहले से तो आइए देखिए। 1848 में स्कूल चलाया,
1849 में, यानी उस समय महात्मा फुले 22 साल के थे, एक ब्राह्मण लड़कों ने मांग किया अंग्रेज सरकार से कि मराठी भाषा में किताबें उनको छापने के लिए अनुदान दिया जाए। उस समय सरकार अनुदान देती थी तो संस्कृत भाषा की ही किताबों को छापने इत्यादि के लिए दिया जाता था। कुछ लड़कों ने, देखिए लड़के हमेशा विद्रोही होते हैं, चाहे जिस जात के हो, है ना। दुर्भाग्य है, कष्ट है मुझे कि आज कोई ब्राह्मण नहीं आया। मैं चाहता था कि कोई लड़का आए ना। मैं इतना नहीं, मैं संगठित दिमाग का नहीं हूँ। मैं 22 साल पहले नेतृत्व कर चुका हूँ गांव का, जो बिहार में अव्वल दर्जे का हुआ। सुनिए जरा ध्यान दीजिए और महात्मा फुले को समझने का प्रयास कीजिए। 1849 में जब फुले जी मात्र 22 साल के थे, उन लड़कों ने मांग किया, 4-5 लड़कों ने, कि अंग्रेज सरकार से कि मराठी भाषा में लिखे जाने के लिए अनुदान दिया जाए। ब्राह्मण बहुत नाराज हुए। वही जो रूढ़िवादी होते हैं, संकीर्ण, जिसको आप लोग क्या क्या सनातनी, उन लोगों ने नोटिस भेजा, कहा कि भाई तुम लोग ब्राह्मण हो और तुम लोगों को संस्कृत की बात करनी चाहिए, यहाँ मराठी की बात कर रहे हो। नोटिस भेजा, कहा कि इसका जवाब दीजिए, आप फला आम के बगीचे में आकर के जवाब दीजिए। अब देखिए फुले को सिर्फ तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हर नए आंदोलन के मसीहा थे, सब में वो सहयोग करते थे। जाकर संपर्क किया उन्होंने लड़कों से, कहा कि लाओ तुम लोग क्या जवाब दे पाओगे, मैं जवाब लिखता हूँ। 22 साल की फुले ने जो जवाब लिखा वो अत्यंत क्रांतिकारी है, और कहा कि देखो तुम लोगों को तो मारेंगे पीटेंगे, डराएंगे, देखेगा, चलो हम तुमको ले चलते हैं। और ध्यान रखिए, ब्राह्मण लड़कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फुले ने किसको दी? पिछड़े और दलित 200 लड़कों की लाइन बना दिया, एक इधर 4 लोग आगे और फुले जी आगे। देखते ही होश भागता हो गए उन लोगों के। कहे जी भाई तो तब तक फुले जी 1 साल के आंदोलन में लोकप्रिय हो चुके थे, देखते ही कह गए भाई तो फुले आ रहा है। तो कहे भाई आप लोगों ने किया था, दीजिए जवाब है। नहीं ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं। ये होता है आंदोलन, और ये होता है आंदोलन की शक्ति। और जब 1849 में पिछड़े और दलित लड़के सुरक्षा में, ब्राह्मणों की सुरक्षा में आ सकते हैं, तो आज सब लोग मिल करके हम लोगों की सुरक्षा में क्यों नहीं आ सकते? क्या समझते हैं ब्राह्मण लड़के बेरोजगार नहीं है? इस देश की समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, इस देश की समस्या बेरोजगारी नहीं है, इस देश की समस्या महंगाई नहीं है, इस देश की समस्या राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण नहीं है। यह सब का समाधान करना होगा और युवा शक्ति करेगी, और निश्चित रूप से सभी उसमें जाति धर्म वर्ण सबको सम्मिलित होना होगा। हम लोग इसको ऑल इंडिया में कोशिश करेंगे कि 4-5 प्रदेशों में तो जल्दी से जल्दी हो जाए ना, होगा, विश्वास करिए। लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो अभी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आंदोलन जब चलता है खास करके, तो उसमें कुछ चीजों को हम आप से ये नहीं पूछने जाएंगे कि आप कौन किस धर्म को मानते हैं, आपकी आस्था किस पर है, क्या आप पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह आप त्रिपुंड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। इसको थोड़ा सा अपने धर्म एक निजी मामला है, संविधान में भी लिखा है, संविधान धर्म एक निजी आस्था है, उस पर स्टेट मतलब राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन राज्य को आज खुला हस्तक्षेप कर रहा है, तो खुले धर्म की वकालत कर रहा है। इसलिए अब जरूरत है कि युवा वर्ग नेतृत्व करें, हम लोग उसका सहयोग करेंगे, और निश्चित रूप से आप सब लोगों को आज नहीं कल सफलता मिलनी ही मिलनी है ना। 6 महीने में ही स्वरूप हम लोगों के सामने आएगा और युवा वर्ग विजयी होगा। धन्यवाद।